Good morning, dear student. Today's we have teach we will teach you sustainable of development in the last part of first chapter in economics. ठीक है. Suppose for the present that particular country is quite developed. यानी कि सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि कोई देश जो है वो काफ़ी विकसित है. वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल डेवलपमेंट. तो अगर कोई देश विकसित है तो वी वुड सर्टेनली, वह निश्चित तौर पर लाइक दिस लेवल, वह इस लेवल को बनाना चाहेगा फॉर फर्दर फॉर इट लीस्ट मेंटेन फॉर फ्यूचर. यानी कि वह अपने इस लेवल को फ्यूचर के लिए भी मेंटेन करना चाहेगा. दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल. यह वास्तव में काफ़ी कठिन होगा. यानी कि जो विकास हो चुका है या जो विकास हो रहा है उसे अपने फ्यूचर के लिए बनाए रखना ये काफ़ी कठिन होगा. हाउएवर इस प्रकार दिस इज द सेकेंड हाफ द 20th सेंचुरी. यानी कि इसकी जो शुरुआत है ये 20वीं शताब्दी से ही बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों ने वार्निंग दे दी थी. ठीक है, चेतावनी दी थी कि हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप, यानी कि इस समय जो फ्यूचर है या इस समय जो डेवलपमेंट है एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल. यानी कि ये जो हमारा विकास हो रहा है ये सस्टेनेबल विकास नहीं हो रहा है, यानी कि सतत विकास नहीं हो रहा है. कैसे सस्टेनेबल विकास नहीं हो पा रहा? जैसे मान लेते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें यूज कर रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड. ठीक है, तो पेस्टिसाइड अगर यूज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारे लैंड को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, खराब करेगा. इसके बाद आपका इन्वायरमेंटल को ये क्षति करेगा. ठीक है, इन्वायरमेंटल को ये नुकसान पहुंचाएगा. इसके बाद आपका मोर वाटर, अगर हम पानी को यूज ज़्यादा कर रहे हैं, मोर वाटर यूजिंग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से हमारा ग्राउंड वाटर भी नीचे जाए. तो हमारे साइंटिस्टों ने पहले ही वार्निंग दिया था कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि लगातार जो विकास हो रहा है ये भविष्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड वाटर इन इंडिया. कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं. जैसे recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. यानी देश के कई भागों में, ठीक है, देश के कई भागों में जब सर्वे किया गया तो पता चला कि 300 डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ 4 मीटर्स ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स. यानी कि पिछले 20 सालों में, ठीक है, पिछले 20 सालों में लगभग 300 जिले ऐसे पाए गए जहाँ पे पानी का जो लेवल है 4 मीटर तक नीचे चला जाता है. जैसे बुंदेलखंड वगैरह हो गया है ना, बुंदेलखंड, फैजाबाद. तो इधर इधर क्या होता है, पानी की बहुत ही किल्लत हो जाती है, नदी तालाब भी सूख जाते हैं. इन अनोदर, यानी कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 25 ईयर्स यानी कि पिछले मतलब अगले 25 साल बाद ये लेवल कहाँ पहुँच जाएगा, 60%. यानी कि 60% इंडिया की आबादी जो होगी वो वहाँ पे पानी की लिमिट बहुत ही कम रह जाएगी. इन द सेम ऑफ द प्रेजेंट वे यूजिंग द रिसोर्स कंटिन्यूस, यानी कि जो हमारे जल संसाधन है ये निश्चित तौर पर हमें अतिदोहन करने के नहीं, ओवर यूज करने के कारण नुकसान पहुँचा सकते हैं. ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पार्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चर. यानी कि ग्राउंड वाटर का जो मोस्टली यूज हो रहा है वो कौन से एरिया में हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी की यूज ज़्यादा होता है. प्रॉपर रीजन ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब के लोग और वेस्टर्न यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, जैसे बुंदेलखंड बघेलखंड ना, तो इन सब एरियाज में क्या होता है, मोर यूज ऑफ वाटर, पानी का यूज ज़्यादा होता है. यूपी हार्ड रॉक, यानी कुछ पहाड़ी इलाके हैं, या जब सेंट्रल एंड साउथ कुछ दक्षिणी भारत, जब दक्षिण भारत में जैसे केला और नारियल की खेती ज़्यादा होती है तो केला और नारियल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है. सब कुछ कुछ तटीय इलाके हैं. रैपिडली ग्रोन अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, इन सब में जैसे वेजिटेबल्स वगैरह की खेती की जाती है तो इसमें पानी निश्चित तौर पर ओवर यूज होता है. जैसे समर सीजन में पानी डेली चाहिए होता है. अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन है. वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, यानी कि जमीन का पानी जो है वो क्यों ओवर यूज होता है. कैन देयर, क्या हम बिना बिना ओवर यूज के विकास कर सकते हैं. तो इसको आपको क्वेश्चन नोट करके भेजना है, ठीक है. देख, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. अब ग्राउंड वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है. दिस रिसोर्स आर रिप्लेस्ड बाय नेचर, यानी कि ये जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये नेचर क्या करती है, इसको एक समय आने पर इसको पूरा कर देती है, पूर्ति कर लेती है. इस प्रकार इवन दिस रिसोर्स, इस प्रकार ये जो रिसोर्स है मे बी ओवर यूज फॉर, ये ओवर यूज होता रहता है.
इस प्रकार ये ओवर यूज होता रहता है और निश्चित तौर पर जो ग्राउंड वाटर हमारा है ये नेचर के द्वारा फिर रिप्लेस कर लिया जाता है, नेचर के द्वारा इसको कवर कर लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ग्राउंड वाटर ओवर यूज होता है, जैसे मान लीजिए फ्लैट एरिया है, तो फ्लैट एरिया में तो मान लीजिए पानी कम कम में कम चल जाता है, लेकिन जैसे अब ये इस तरह की एरिया, अगर आपकी कोई पहाड़ी एरिया है ना, तो यहाँ से आप पानी डालोगे तो यहाँ इधर निकल के बहता हुआ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कोई ऐसी एरिया है मान लेते हैं, तो यहाँ पर तो पानी आसानी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ वाला कारण छूट जाएगा, है ना। अब यहाँ वाली एरिया जैसे देख लीजिए, कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे खेत होते हैं आपके कल्टीवेटेड लैंड में, तो इस तरह से हम पानी को इन्वेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन। ये ऐसे संसाधन है जो कुछ सालों बाद या कुछ निश्चित समय के बाद क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो होता है एक फिक्स स्टॉक होता है, यानी कि पृथ्वी पर एक फिक्स्ड स्टॉक होता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये रिजर्वायर हो गया, बांध हो गया या डैम हो गया, तो डैम क्या होता है, जब रेनी सीजन में तो भरा रहता है, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन समाप्त होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे सूखने लगता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो new source is this way at the stock over we will get exhausted। ठीक है, यानी कि इस तरह से हमारे पास जो फिक्स स्टॉक होते हैं पृथ्वी पर, वो निश्चित तौर से वो रिसोर्स, वो संसाधन हमारा समाप्त होने लगता है। कुछ अन्य एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, दैट भी एग्जिस्ट फ्रॉम द अर्थ इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि कच्चा तेल जो है वो हम पृथ्वी से ही पाते हैं, लेकिन ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, में सोर्स ऑफ ऑयल दैट वी नॉट नो ईयरलियर एक्सप्लोरेशन आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम। यानी कि ये इस ऑयल को हम पूरी समय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चट्टानी तेल होते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। अब देखिए, एक सोर्सेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स में, जैसे अगर हम क्रूड ऑयल की रिजर्वेशन की बात करें, तो मिडिल ईस्ट में हमारा ये 2017 में 800 मिलियन बैरल, यानी इसको इस न पे मेंटेन किया गया। ठीक है, नंबर ऑफ रिजर्व लास्ट, यानी कि ये पिछले 70 ईयर से इसको इसी पर मेंटेन किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 50,000 मिलियन बैरल, कमी होती है तो फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, इम्पोर्ट कर लिया जाता है। जैसे द टेबल gives estimates reserve of crude oil, more important it also tell us how many years the stock of crude will last if people continue to exist। ठीक है, यानी कि हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल तक हम क्रूड ऑयल का स्टॉक अपने पास रखते हैं। तो ये हमारा जो प्रेजेंट रेट है क्रूड ऑयल की, जो रिजर्व लिस्ट है, ये हमें बताती है कि हम क्रूड ऑयल को कितने सालों से लगातार रिजर्व बनाए हुए हैं। द रिजर्व वुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स मोर, यानी कि लगभग 50 साल ना, यानी कि मात्र 50 साल से ज़्यादा या 50 साल से ज़्यादा भी हम अगर बनाए हैं, तो हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, तब जाकर के हम इसको इसी पर मेंटेन किए हैं। दिस इज फॉर द वर्ल्ड होल, हाउ एवर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, यानी अलग अलग देशों ने डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग स्थिति में इसको मेंटेन किया है। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल, भारत क्या करता है, भारत इम्पोर्टिंग ऑयल, यानी भारत जो तेल आयात पर ही डिपेंड होता है। भारत जैसे कई सारे ऐसे देश हैं जो तेल आयात पर ही डिपेंड हैं। दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक, यानी इनके पास तेल का, क्रूड ऑयल का कोई स्टॉक नहीं है। इफ प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज, यदि तेल की कीमत बढ़ती है, दिस बिकम्स बर्डन ऑफ एवरीवन। तो अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो इसका जो बोझ होगा, ठीक है, ये जो बर्डन होगा, ये भारत के प्रति व्यक्ति पर गिरेगा। जैसे मान लीजिए तेल की कीमत बढ़ जाती है, अगर 10 रुपये पर लीटर मान लेते हैं बढ़ जाती है, तो 10 लीटर अगर पर लीटर बढ़ गई, तो अब डीजल से चलने वाले जितने भी फैक्ट्री, जितने भी प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग होगा, तो उनसे आने वाले जो लगेज होंगे उनके ऊपर उस किराए को ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से महंगाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। There are countries like USA which have low reserve and hence want the secure oil through military and economy power। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पे यूएसए में जब लो रिजर्व यानी कम मात्रा होती है, तो ये क्या करते हैं, इकोनॉमी पावर, तब इनकी इकोनॉमी पावर या अर्थव्यवस्था क्या होती है, बढ़ती है, या अर्थव्यवस्था घटती है। जैसे अगर क्रूड ऑयल कम हो जाएगा तो इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, तो इम्पोर्ट करेंगे तो अपना इसका जो कास्ट होगा अपने पब्लिक के ऊपर डालेंगे, तो पब्लिक जब इसको यूज करेगी तो इनकी इकोनॉमिक पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब द क्वेश्चन सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट राइजेस मेनी फंडामेंटल न्यू इश्यूज अबाउट द नेचर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट।
देखिए प्रश्न क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उठता है मेनी फंडामेंटल, यानी कई सारे ऐसे कार्य हैं, कई अधिमूल्य ऐसे कार्य हैं, जैसे न्यू नेचर, ठीक है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये विकास करने की विधि पे ऊपर डिपेंड करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह से फॉलो किया जा रहा है। जैसे इज क्रूड ऑयल, क्या क्रूड ऑयल इसेंशियल है डेवलपमेंट प्रोसेस इन कंट्री, यानी किसी भी देश के विकास के लिए क्या क्रूड ऑयल जरूरी है? यस, यानी कि विदाउट क्रूड ऑयल, बिना ऑयल के हम कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम्स? अब इंडिया को इम्पोर्ट, यानी कि इंडिया को क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं? अब दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है, यानी कि पर्यावरण डिग्रेडेशन, पर्यावरण को भी क्षति पहुंचता है, नेशनल राज्य और स्टेट बाउंड्री यानी कि राज्य की जो सीमाएं हैं उनके माध्यम से पर्यावरण को भी नुकसान होता है। दिस इज नो लॉन्गर रीजन फॉर नेशन स्पीक आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हमारा फ्यूचर क्या है, लिंक है, हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। इसीलिए देखिए कंपेरेटिव न्यू एरिया, यानी कि साइंटिस्ट, ठीक है, कंपेरेटिवली न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारे साथ तुलनात्मक ज्ञान, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ तुलनात्मक ज्ञान भी होने चाहिए। तुलनात्मक ज्ञान का मतलब जैसे कि अब चीन चीन किस पद्धति से काम कर रहा है, अगर चीन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 1.5 अरब आबादी के साथ चीन इंक्रीज हो रहा है, तो इससे अमेरिका को, इंडिया को, इटली को, यानी अन्य जो छोटे छोटे देश हैं, इनको क्या होना चाहिए, कंपेरेटिव ज्ञान होनी चाहिए, यानी कि तुलनात्मक नॉलेज होनी चाहिए। इन विच साइंटिस्ट, इस प्रकार साइंटिस्ट वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दर्शन शास्त्री एंड अदर, और जो दूसरे सामाजिक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, सामाजिक वैज्ञानिक, समाज के वैज्ञानिक हैं, वे एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, एक साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक किसी भी कंट्री को, अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें। इन द सामान्य क्वेश्चन, यानी कि इन द जनरल क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बनता है, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज, यानी कि डेवलपमेंट या प्रोग्रेस, उन्नति लगातार होती रहती है, ठीक है, हर साल काम चलता रहता है, रिसर्चर काम करते रहते हैं, साइंटिस्ट काम करते रहते हैं, टीचर काम करते रहते हैं, तो इस तरह से डेवलपमेंट क्या होता है, लगातार चलता रहता है। At all times, member of society and individual, we need to ask where we want to go, ठीक है, यानी हम किसी सोसाइटी से या किसी फैमिली से या अपने परिवार के माध्यम से हमें ज़रूरत होती है पूछने की कि वेयर, कहाँ, वी वांट टू गो, हम जाना चाहते हैं, व्हाट वी विश टू बिकम, हम बनना क्या चाहते हैं, एंड व्हाट आर गोल्स आर, और हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं। सो इसलिए डिबेट ऑन द डेवलपमेंट कंटिन्यूज, यानी कि इसलिए डेवलपमेंट का डिबेट जो है ये लगातार चलता रहता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे यूएसए, चाइना, इटली, यानी कि अमेरिका, चाइना, इटली की जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, ये क्या है, वर्ल्ड की बेस्ट हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, लेकिन फिर भी इस पे वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कि कोई कितना भी बेस्ट से बेस्ट काम कर लेता है, लेकिन उसमें भी डेवलपिंग, यानी उसमें इम्प्रूविंग करने की ज़रूरत उसको पड़ती है। तो ये था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लास्ट पार्ट। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट्स होंगे उसको दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।